वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं डॉक्टर वेद और आज बायोलॉजी के पहले क्लास में हम सभी हाजिर हैं क्योंकि मकसद है 99% मार्क्स लाना एग्जाम में। तो आप ला सकते हैं पूरी हर एक सिचुएशन को, हर एक स्ट्रेटेजी को मैं इसमें आपको बताऊंगा। हर एक क्वेश्चन आंसर आपको बताऊंगा किस तरह से एग्जाम में राइट करना है ताकि आप अधिक से अधिक नंबर ला सकें। ठीक है, तो आज का जो पहला लेसन हम लोग का है जीवों में जनन। तो जीवों में जनन के बारे में आज इस लेसन में पूरा चैप्टर खत्म करूंगा, हर एक चीज बताऊंगा। और अगर आपने ध्यान से इसे देखा, पढ़ा और समझा तो वादा करता हूं आपसे लगभग 70% आपको मेमोराइज हो जाएगा, याद हो जाएगा। अगर दूसरी बार आपने सिर्फ इसे देखा तो आप लगभग 90% तक मेमोराइज कर पाएंगे। यानी धीरे धीरे आपकी जो मेमोरी है उसमें भी इजाफा होगा और बेहतर तरीके से आप एग्जाम में राइट कर पाएंगे और 99% प्लस मार्क्स लाने में सफल हो पाएंगे। तो जीवों में जनन, अगर जीवों में जनन की हम बात करें तो यहाँ पे जो दो टॉपिक होगा हमारा, वह होगा अलैंगिक जनन और दूसरा होगा लैंगिक जनन। एक एक करके जानेंगे। जीवन काल किसे कहते हैं? सबसे पहले हम जरा ये जानने की कोशिश करें कि जीवन काल किसे कहते हैं। जीवन काल के बारे में अगर बात किया जाए तो डियर स्टूडेंट्स, आप कह सकते हैं प्रत्येक जीव केवल कुछ नियत समय तक ही जीवित रह सकता है। जीव के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का समय उस जीव का जीवन अवधि कहलाता है। यानी जब जीव के अवधि जो होता है, जो कोई भी जीव हो उसका जो जीने का समय है, जो जीवन काल है, उसे आप क्या कहते हैं? जीवन अवधि या जीवन काल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे मैं बात करूं, अगर एलिफेंट की बात करता हूं, हाथी, तो हाथी जन्म होता है और जन्म होने के बाद से फिर वह किशोरावस्था में पहुंचता है, फिर धीरे धीरे वह बूढ़ा होता है और बूढ़ा होने के बाद उसकी डेथ हो जाती है। यानी जीवन काल के संदर्भ में ये जरूरी है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच का जो समय है, जो समयावधि है, वही क्या कहलाएगा? वह जीवन काल कहलाता है। अब देखो, एलिफेंट का जो जीवन काल है वह अलग है और वही अगर हम गाय की बात करें तो उसकी जीवन अवधि अलग है। दोनों में डिफरेंस है, दोनों ही जीव हैं लेकिन दोनों के जीवन काल में कुछ ना कुछ अंतर पाया जाता है। अगर हम थोड़ा सा और जाएं, प्लांट्स में जाएं, तो केला देखें, केला में भी जीवन अवधि है। केला छोटे से क्या होता है? अंकुरित होता है और अंकुरित होने के बाद से बड़ा होता है, फल देता है, फिर उसकी डेथ होती है। ठीक है, अगर इसी के बाद मैं बात करूं प्लांट्स में, अगर थोड़ा सा आ जाते हैं, फ्लावर में आ जाते हैं, गुलाब का फूल, तो आपने देखा कि इन सबकी जो जीवन अवधि है वह अलग अलग है। सबकी, हाथी की जीवन अवधि क्या है? अलग होगा। गाय की जीवन अवधि अलग होगा, केले की जीवन अवधि अलग है और फूल की जीवन अवधि अलग है। इस इस एग्जाम्पल से आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि हर एक जीव की जीवन अवधि, जीवन काल अलग अलग होता है, एक जैसा नहीं होता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन आए, आप पूछा जाए कि क्या प्रत्येक जीव का जीवन काल एक जैसा होता है, तो आपका जवाब होगा कि नहीं, एक जैसा तो नहीं होता है। इनकी जो अवधि होती है वो अलग अलग होती है, अगर अवधि के संदर्भ में, उसके जीवन काल के संदर्भ में पूछा जाए। ठीक है, आगे और भी इससे विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए, अब देखिए कुछ ऐसे जीव हैं जो कभी मरते नहीं हैं। अब बड़ा सुनकर आश्चर्य होता है डियर स्टूडेंट कि कुछ ऐसे जीव हैं जो लिविंग्स हैं, वो मरते नहीं हैं। वो कौन है? उसके बारे में भी जान लेते हैं। प्रत्येक जीव की मृत्यु तो सुनिश्चित है, चाहे वह गाय हो, चाहे वह एलिफेंट हो, चाहे वह केला हो, या कोई भी जीव है, वो आप जानते हैं कि अगर उसका जन्म हुआ है तो उसकी मृत्यु भी निश्चित है। लेकिन एक कोषीय जीव की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। हाँ, वे जीव कौन से हैं? अगर एक कोशिकीय जीव है तो उसकी प्राकृतिक मृत्यु, नेचुरल डेथ जो होती है, वो नहीं होती है। अब एग्जाम्पल, वो कौन से जीव है? तो जैसे अमीबा को आप ले लीजिए, पैरामीशियम ले लीजिए, कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनकी डेथ नहीं होती है, जो मरते नहीं है। तो बड़ा दिलचस्प होगा, याद रखिएगा कि वे जीव, यानी सबको मरना है लेकिन इसमें कुछ ऐसे हैं। लेकिन इसमें भी एक बात का ध्यान रखिएगा कि एक कोशिकीय जीव के लिए कहा गया है। ठीक है, एक कोशिकीय जीव का एग्जांपल आप देख लीजिए, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया और कुछ जीवाणु, और जीवाणु जिसे आप क्या कहते हैं? बैक्टीरिया कहते हैं। थोड़ा सा और आगे चलेंगे। अब देखिए, अगर केला है तो केला की भी एक निश्चित जीवन काल है। केला भी एक समय आता है और सूख जाता है, वो खत्म हो जाता है। एलिफेंट भी है, एक दिन आता है और इसकी डेथ हो जाती है।
और लेकिन जो जीवाणु है, अमीबा है, पैरामीशियम है, इनकी प्राकृतिक नेचुरल डेथ नहीं होती है। ये बात ध्यान रखिए, अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। जीवों में जनन कब और कैसे होता है, इस बारे में हम बात करें कि जीवों में जनन कब और कैसे होता है, तो इसके लिए आप बहुत ही स्वीट एंड सॉफ्ट आंसर आप दे सकते हैं और समझ सकते हैं इन चंद शब्दों के द्वारा। जब एक जीव अपने समान एक छोटे से जीव या संतति को जन्म देता है, संतति में वृद्धि होती है, उसमें परिपक्वता आती है, पुनः वही संतति दोबारा एक जीव या संतति को जन्म देता है। इस प्रकार वृद्धि तथा मृत्यु चक्र चलता रहता है। इस प्रक्रिया को ही हम जीवों में जनन के नाम से जानते हैं। ठीक है, जीवों में जनन के नाम से जानते हैं, यानी जन्म से जन्म होना यह तय है। तो जन्म कैसे होगा, जनन उसका आधार क्या होगा, जनन होगा। वृद्धि क्या होगा, जन्म हो जाने के बाद वृद्धि शुरू होती है। ठीक है, और वृद्धि के बाद से क्या होता है, जैसे जैसे समय गुजरता है उसकी जीवन अवधि समाप्त होती जाती है और एक समय वह मृत्यु चक्र के चक्र में चला जाता है। इट मीन्स उसकी मौत हो जाती है। ठीक है, तो जीवों में जनन कब और कैसे के बारे में हमने एक आउटलाइन देखा। थोड़ा सा और इस चीज को समझेंगे। जनन की प्रक्रिया जो होती है वह दो तरह से होती है, यानी इसे स्टडी के आधार पर या अध्ययन की सरलता को देखते हुए जनन की प्रक्रिया को दो भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब पहला क्या होता है, अलैंगिक जनन, और दूसरा होता है लैंगिक जनन। यानी आप कह सकते हैं जीवों में जनन की प्रक्रिया दो विधियों से होती है या दो प्रकार की होती है, जिसे आप क्रमशः अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन के नाम से जानते हैं। राइट, ओके। अब चलते हैं अलैंगिक जनन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि अलैंगिक जनन होता क्या है। तो डियर स्टूडेंट, जब भी अलैंगिक जनन की बात आती है तो इसमें एक बात तो क्लियर हो जाती है ठीक है, कि जनन की प्रक्रिया में केवल एक ही जीव भाग लेगा। जब भी अलैंगिक जनन की बात आएगी तो यह बात जान लीजिए कि इसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है और अपने ही समान जीव की उत्पत्ति करता है। तो इस प्रकार के जनन को अलैंगिक जनन कहते हैं। और यह जनन कैसे होता है, इसकी भी तीन तरह की विधियां हैं, जिसे हम कोशिका विभाजन, मुकुलन और द्विखंडन के द्वारा के नाम से जानते हैं। यह होता है, यानी एक बात यहां अलैंगिक जनन में याद रखिएगा कि वह प्रत्येक जनन जिसमें केवल एक जीव भाग लेता है। कितना जीव भाग लेता है, एक जीव भाग लेता है। ठीक है, तो वह जो जनन होगा वो अलैंगिक जनन होगा। और इसमें किस तरह से होते हैं, अलैंगिक जनन भी कोशिका विभाजन के द्वारा होता है, मुकुलन के द्वारा होता है और द्विखंडन के द्वारा होता है। अब कोशिका विभाजन, मुकुलन और द्विखंडन को समझते हैं तो इसमें हम कह सकते हैं एक कोशिकीय जीव में कोशिका विभाजन, ये किस में होगा, एक कोशिकीय जीव में होगा। अलैंगिक जनन कहां होगा, एक कोशिकीय जीव में कोशिका विभाजन, ईस्ट में क्या होगा, मुकुलन होगा, और अमीबा में क्या होगा, द्विखंडन होगा। ये तीन एग्जाम्पल आपने देखा। अगर हम एक कोशिकीय जीव की बात करें तो उसमें जो अलैंगिक जनन होता है वह कोशिका विभाजन के आधार पर होता है। लेकिन अगर यही हम बात करें ईस्ट में, तो ईस्ट में जो अलैंगिक जनन होता है उस प्रोसेस को, उस विधि को आप क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। और अमीबा में जो अलैंगिक जनन होता है उसे हम क्या कहते हैं, द्विखंडन कहते हैं। ठीक है, तो जहां भी अगर आए कि अमीबा में किस तरह का अलैंगिक जनन होता है तो आप वहां पे द्विखंडन शब्द का इस्तेमाल करेंगे। ईस्ट में कैसे होता है तो मुकुलन शब्द का इस्तेमाल करेंगे। एक कोशिकीय जीव में कैसे होता है तो डियर स्टूडेंट्स यहां आपको क्या इस्तेमाल करना है, कोशिका विभाजन। क्या करना है, कोशिका विभाजन शब्द का इस्तेमाल करना है। बहुत ध्यान से इन शब्दों को समझिएगा और देखिएगा कि ये बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत मजा आएगा पढ़ने में, हर एक चीज आपको क्लियर होती जाएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज समसूत्रीय विभाजन। अब समसूत्रीय विभाजन किसे कहते हैं, इस चीज को समझते हैं, जानते हैं। जब भी समसूत्रीय विभाजन की बात आती है तो हम कह सकते हैं कि जब प्रजीव तथा एक केंद्रकीय जीव में जनक कोशिका दो भागों में विभक्त होकर नए जीव को जन्म देती है तो इस प्रकार के विभाजन को समसूत्रीय विभाजन कहते हैं। एग्जाम्पल, अगर समसूत्रीय विभाजन का एग्जाम्पल देना है तो आप क्या बताएंगे, प्रोटिस्टा और मोनेरा। ये दो ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें समसूत्रीय विभाजन होता है। प्रोटिस्टा और मोनेरा को जब हम देखते हैं तो और इसके जनन की बात करते हैं या फिर इनमें जिनकी जो शुरुआत होती है उसमें
ये क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, आगे और भी डिटेल से पढ़ेंगे कि ये कैसे होता है, क्यों होता है। अब बात कर लेते हैं द्विखंडन, जीव द्विखंडन। अब जीव द्विखंडन क्या है? जब भी जीव द्विखंडन की बात होगी तो आप कह सकते हैं जब एकल कोशिका जीव जब दो भागों में विभक्त हो जाते हैं और प्रत्येक भाग एक वयस्क जीव के रूप में तीव्रता से वृद्धि करता है, तो इस प्रकार की प्रक्रिया को आप क्या बोलेंगे, जीव द्विखंडन के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल क्या देंगे आप? अमीबा और पैरामीशियम। यानी जीव द्विखंडन के लिए अमीबा और पैरामीशियम ये आपके लिए बेस्ट एग्जाम्पल है। इसे आप एग्जाम में राइट कर सकते हैं। एग्जाम में कभी भी पेपर लिखते समय आप एग्जाम्पल जरूर दीजिए। एग्जाम्पल देने से क्या होता है कि एग्जामिनर ये समझ जाता है कि आपने जो स्टडी किया है, आपने जो पढ़ाई किया है वो काफी गंभीरता से किया है और आपको डीप नॉलेज है। ठीक है, तो ये हो गया जीव द्विखंडन। अब बात कर लेते हैं लैंगिक जनन की। लैंगिक जनन की जब भी बात आएगी तो उसमें अब यहां एक डिफरेंट आपको याद रखना है। अलैंगिक जीव जनन में क्या होता है, केवल एक जीव ही भाग लेता है। वंस अगेन डियर स्टूडेंट्स, क्या याद रखना है आपको? अलैंगिक जनन में केवल एक जीव ही भाग लेता है, इट मींस इन्वॉल्व होता है। लेकिन जैसे ही लैंगिक जनन की बात आती है तो इसमें विपरीत लिंग वाले जीव, जैसे आप कह सकते हैं मेल एंड फीमेल, नर व मादा, भाग लेते हैं। अब इसमें नर व मादा क्या है, ये एक माध्यम है, लेकिन नर और मादा के युग्मक, जिसे आप गैमीट कहते हैं, ठीक है, युग्मक का निर्माण शामिल होता है। अगर लैंगिक जनन की बात करें तो बहुत सीधा से आप कह सकते हैं लैंगिक जनन में विपरीत लिंग वाले जीव अर्थात नर व मादा के युग्मक या गैमीट का निर्माण शामिल होता है। जब यही युग्मक या गैमीट आपस में मिलकर युग्मनज या जाइगोट का निर्माण करते हैं, जिसके द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है, तो उसे क्या बोलेंगे? दैट इज आल्सो नोन एज लैंगिक जनन। उसे आप बोलेंगे लैंगिक जनन, राइट। अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं। अब देखिए लैंगिक जनन के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है मनुष्य। अगर हम मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में जो जनन होता है वह विपरीत लिंग के द्वारा होता है, यानी मेल और फीमेल इन्वॉल्व होते हैं। ठीक इसी तरह से कुछ ऐसी प्लांट्स भी हैं जिसमें ये प्रक्रियाएं होती हैं, जो आगे और भी हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो अभी तक हमने जो लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन को समझा, तो ये क्लियर हो गया कि अलैंगिक जनन में केवल एक जीव शामिल होगा और लैंगिक जनन में दो जीव शामिल होते हैं, जिसे आप मेल एंड फीमेल और नर व मादा कहते हैं, राइट। चलिए लैंगिक जनन कब होता है, अब इसकी भी टाइमिंग की बात कर लेते हैं। लैंगिक जनन की एक निश्चित समय सीमा होती है। यदि मनुष्य की बात की जाए तो यह प्रक्रिया किशोरा अवस्था की समाप्ति है। इस अवस्था को प्रवस्था कहते हैं तथा पादपों में यह कायिक प्रवस्था कहलाती है। प्रवस्था जीवों में अलग अलग अवधि की होती है। अब देखो लैंगिक जनन ऐसा नहीं है जैसे कि बच्चा पैदा हुआ। अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग्स की बात करें, मनुष्य की बात करें, तो एक निश्चित समय आता है जिसे आप किशोरावस्था कहते हैं, या हम बोलते हैं कि भाई मेल एंड फीमेल क्या है, ये अब इस लायक हो चुके हैं कि इनकी शादी की जा सकती है। यानी इसके पीछे जो ये शब्द छुपा हुआ है वह क्या है, जनन की प्रक्रिया छुपी हुई है। तो किशोरा अवस्था की समाप्ति होने पर ही आप लैंगिक जनन कर सकते हैं। ये उसके लिए क्या होता है, परफेक्ट होता है। लेकिन अगर हम एक बात करें कि एक बच्चा छोटा है, क्या वह लैंगिक जनन में इन्वॉल्व हो सकता है, तो आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें वो तमाम चीजें जो लैंगिक जनन के लिए जरूरी होती हैं अभी तो हुआ नहीं। तो इसमें इस बात को ध्यान रखना है आपको, किशोरा अवस्था की समाप्ति यानी बचपन खत्म हुआ, जवानी आई, अब वहां से जाकर के लैंगिक जनन शुरू होता है। ओके, और इस प्रवस्था को आप क्या कहते हैं, इस अवस्था को प्रवस्था कहते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रवस्था। अगर प्लांट्स की बात करें तो आप बोलते हैं कायिक प्रवस्था। ठीक है, थोड़ा और आगे चलेंगे। लैंगिक जनन की अवस्था, अगर हम लैंगिक जनन की अवस्था की बात करें तो इसमें जो बातें हमारे पास आती हैं, तीन बहुत ही मुख्य बिंदु आते हैं। लैंगिक जनन की प्रक्रिया को तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है, जिसे क्रमशः निषेचन पूर्व, निषेचन तथा निषेचन पश्चात के नाम से जाना जाता है। यह तीनों एक प्रकार की जनन की अवस्था होती है। क्या होती है, एक प्रकार की जनन की अवस्था होती है।
और इसी के आधार पर यहीं से शुरुआत होती है लैंगिक जनन। अगर मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में आप क्लियर हो गया, विपरीत लिंग का होना जरूरी है। पादप में भी यह प्रक्रियाएं होती हैं, विपरीत लिंग के द्वारा ही होती हैं। ठीक है, अब देखिए ये अवस्थाएं अलग अलग होती हैं। जैसे आप देख सकते हैं, इमेज में देख सकते हैं किस तरह से शुरुआत होती है, कैसे स्पर्म है और फिर जो है ओवम है, ये सारी चीजें। तो जब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो उसमें और डिटेलिंग से बात करेंगे कि इसमें क्या होगा। अभी हम सिर्फ जानेंगे, आउटलाइन जानेंगे कि लैंगिक जनन की अवस्थाएं कैसे कैसे होती हैं। अब बात कर लेते हैं युग्मक संरचना के दौरान कोशिका विभाजन। तो युग्मक संरचना के दौरान कोशिका विभाजन जो होता है वो कैसे होता है, इसको भी जरा जान लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए आप ये कह सकते हैं कि सभी विषम युग्मकी प्रजातियों में युग्मक प्रायः दो प्रकार के होते हैं, जो नर तथा मादा कहलाते हैं। ठीक है, मेल एंड फीमेल कहलाते हैं। युग्मक क्या होते हैं? अगुणित होते हैं, चाहे उनके जनक अगुणित या द्विगुणित ही क्यों ना हो। ओके, अब क्या है, अब ये चीज देखिए क्लियर हो गया। युग्मक संरचना में जब भी कोशिका विभाजन की बात आएगी, कोशिका चक्र की बात आएगी, ठीक है, या हम बात करें विभाजन की बात करें, चाहे समसूत्री विभाजन हो या अर्धसूत्री विभाजन हो, ठीक है, तो इनके लिए आप क्या बोल सकते हैं कोशिका विभाजन के रूप में? बहुत ही स्वीट एंड सॉफ्ट आंसर आप देंगे, सभी विषम युग्मकी प्रजातियों में युग्मक क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, जो नर तथा मादा कहलाएंगे। युग्मक क्या होंगे? अगुणित होंगे। ये भी शब्द याद रखिएगा, युग्मक जो होंगे वो क्या होंगे? अगुणित होंगे, चाहे उनके जनक अगुणित या द्विगुणित ही क्यों ना हो। ठीक है, आई होप कि आप समझ पा रहे हैं। आगे चलते हैं, युग्मक का स्थानांतरण। अब बात करेंगे कि युग्मक का स्थानांतरण कब और कैसे। ठीक है, अब देखिए इसके लिए हम कह सकते हैं कि युग्मक निर्माण के पश्चात नर तथा मादा युग्मक कायिक रूप से एक दूसरे के निकट आते हैं ताकि युग्मन या निषेचन की क्रिया पूर्ण हो सके। ठीक है, अधिकतर जीवों में नर युग्मक गतिशील होते हैं तथा मादा युग्मक स्थिर होते हैं। ठीक है, स्थानांतरण यानी युग्मक के लिए यह जरूरी है कि नर और मादा का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। और इसमें एक चीज पाया गया कि इसमें अधिकतर यह देखा गया है कि जो नर युग्मक होता है वह प्रायः गतिशील होता है तथा मादा युग्मक क्या होगा? स्थिर होंगे या बद्ध होंगे। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे निषेचन। निषेचन क्या है? अगर हम निषेचन की बात करें तो निषेचन वह प्रक्रिया है जिसमें नर के शुक्राणु व मादा के अंडाणु संपर्क में आते हैं, तो उनमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ मिल जाता है। अतः शुक्राणु और अंडाणु का यह संलयन अर्थात मिलन क्या कहलाएगा? निषेचन कहलाएगा। आई होप कि इस चीज को समझ पाएंगे। कोशिश मैंने किया कि आपको बहुत ही इजी तरीके से समझाया जाए। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। निषेचन के परिणाम स्वरूप यानी रिजल्ट क्या होगा? वह युग्मनज का निर्माण होगा। क्यों होगा? अब ये सारी चीजें ये निर्भर करती हैं संतति के लिए। मेल की बात करें, ह्यूमन बॉडी की बात करें, तो इसमें भी आप देख पा रहे हैं, तो इसकी एक पूरी प्रक्रिया होती है। निषेचन की एक जो प्रक्रिया होती है, एक तरह से एक समझ लीजिए एक जटिल प्रक्रिया होती है, जो नई संतति के लिए वो क्या होती है? जिम्मेदार होती है। अब बाहरी निषेचन क्या होता है? एक शब्द और आएगा और अक्सर बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बाहरी निषेचन क्या है। तो बाहरी निषेचन को हम बाह्य निषेचन भी कहते हैं। तो बाह्य निषेचन में क्या होगा? जब नर व मादा युग्मक का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? बाह्य निषेचन कहते हैं। अब देखो, जो भी युग्मक का जो संलयन होगा वह मादा शरीर के बाहर होगा, उसे बाह्य निषेचन कहेंगे। हम देखते हैं कि बसंत अथवा वर्षा ऋतु में मेढक तथा टोड पोखरे, तालाब और मंद गति से बहते झरने की ओर जाते हैं। नर और मादा एक साथ पानी में आते हैं तो मादा सैकड़ों अंडे क्या करती है? देती है। अब उनका निषेचन कहां होता है? वो बाहर होता है। तो बाहरी निषेचन के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके लिए क्या है? मेढक और टोड। इस बात को जरा समझिएगा कि जब निषेचन की प्रक्रिया मादा के शरीर में न होकर बाहर होगा तो उसे ही आप क्या बोलेंगे? बाहरी निषेचन बोलेंगे। अब बात कर लेते हैं आंतरिक निषेचन। आंतरिक का निषेचन के बारे में,
मादा शरीर के अंदर, अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। एक में क्या होता है, जो फीमेल फीमेल में नहीं है, फीमेल के अंदर निषेचन हो रहा है, फीमेल के अंदर निषेचन हो रहा है, उसकी बॉडी में हो रहा है, उसे आप आंतरिक बोल देते हैं। और जो उसके बाहर हो रहा है उसे आप क्या बोलते हैं, बाह्य निषेचन बोलते हैं। बहुत क्लियर है। तो मादा के शरीर के अंदर होने वाले निषेचन को आंतरिक निषेचन कहते हैं। यह मनुष्य एवं अन्य जंतुओं जैसे कि मुर्गी, गाय, कुत्ते इत्यादि में होता है। वह निषेचन जो मादा के शरीर के बाहर होता है बाह्य निषेचन कहलाता है। यह मेढक, मछली, स्टारफिश इत्यादि में देखा जाता है। यानी दोनों को यहां पे कंपेयर कर दिया गया। ठीक है, तो आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन आप क्लियर हो गया होगा, समझ चुके होंगे। अब बात करेंगे निषेचन पश्च घटनाएं, ये क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। लैंगिक जनन में होने वाली घटनाओं के पश्चात ही युग्मनज का निर्माण होता है, जिसे पश्च निषेचन घटनाएं कहते हैं। क्लियर हो गया। अब क्या कहेंगे, लैंगिक प्रजनन के द्वारा संयुक्त होकर जिस कोशिका का निर्माण करती है उसे क्या बोलेंगे आप। कुछ ऐसे शब्द हैं, इनको जरा समझ लीजिएगा। युग्मज, युग्मनज, गैमीट जिसे जाइगोट भी आप कहते हैं, गैमीट या जाइगोसाइट्स भी कहा जाता है। ठीक है, ये शब्द हैं जो आपको समझने में आसान है। तो निषेचन पश्च घटनाएं समझ गए। लैंगिक जनन में होने वाली घटनाओं के पश्चात युग्मनज का निर्माण, यानी लैंगिक जनन पूरा हुआ, ये प्रोसेस पूरा हुआ, और उस प्रोसेस के बाद युग्मनज का निर्माण हो रहा है, तो उससे ही हम क्या बोलते हैं, पश्च निषेचन की घटनाएं बोली जाती है। ओके, अब बात करेंगे भ्रूणोद्भव। तो भ्रूणोद्भव क्या होता है इसके बारे में समझ लेते हैं। युग्मनज से भ्रूण के विकास की प्रक्रिया को भ्रूणोद्भव या एम्ब्रियोजेनेसिस कहा जाता है। युग्मनज जो कि द्विगुणित होता है, इसके विकास से भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण प्रायः द्विगुणित होता है तथा इससे नए पादप का निर्माण होता है। ठीक है, भ्रूणोद्भव अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब बात कर लेते हैं फल भित्ति। फल भित्ति क्या है, फल भित्ति यानी भित्ति का मतलब एक तरह की दीवार। अब किसकी दीवार, तो फल की। अब चलिए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं और कैसे लिखना है आपको ये भी देख लीजिए। निषेचन के बाद अंडाशय से फल भित्ति, जिसे पेरिकाप कहा जाता है, फल भित्ति का निर्माण होता है। बीज तथा फल भित्ति मिलकर फल कहे जाते हैं। शुष्क फलों में फल भित्ति प्रायः शुष्क एवं एक परत की बनी होती है, जबकि सरस फलों में ये मांसल तथा 3 परतों में बनी होती है। फल भित्ति फल का आवरण होता है जो अंडाशय की दीवार से विकसित होता है। अब यहाँ एग्जाम्पल अगर हम देख लें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आम की अगर देखें एग्जाम्पल, और इसके बाद से हम सेव का एग्जाम्पल देखें, तो इनमें क्या होता है, फल भित्ति इनकी क्या होती है, एक तरह से मांसल होती है। अगर थोड़ा सा हम बात करें मटर की बात करें, जो मटर होता है तो उसकी फल भित्ति इसके अलावा थीन होती है यानी पतली होती है। तो डियर स्टूडेंट, आज जो हम लोगों ने जीवों में जनन पढ़ा, ये सारी चीजें आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। इन बातों को जरूर जानिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। अब देखिए इसके बाद से जो बारी आती है वो हमारे क्वेश्चन आंसर की बारी आती है। अब इसमें देखिए बहुत से क्वेश्चंस ऐसे हैं, जैसे कि मैं बात करूं, मेन अगर बात करूं तो लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, इसकी शुरुआत हुआ। इसमें आपके कई शब्द इस्तेमाल हुए कि जीवों में जनन क्यों अनिवार्य है। तो जीवों में जनन इसलिए अनिवार्य है वृद्धि के लिए, यानी जब तक वृद्धि नहीं होगा, संतति का निर्माण नहीं होगा, तो कैसे होगा, ये सृष्टि आगे कैसे बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन आएगा आपका, जनन की अच्छी विधि कौन सी है और क्यों है। तो जनन की विधि आपने देखा, अच्छी विधि क्या है, थोड़ा सा सोचिएगा, समझिएगा। मैं दूसरे सीरीज में आऊंगा और पूरे क्वेश्चन आंसर का जवाब दूंगा, पूरा आप लिख पाएंगे, समझ पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, इसी तरह की तमाम बातों के साथ हम आपके साथ आते रहेंगे। मेरा मकसद है आप बेहतर से बेहतर एग्जाम में अपने पेपर को राइट कर पाएं और अच्छे से अच्छे नंबर ला सके। तो डियर स्टूडेंट, इसी के साथ इजाजत चाहूंगा, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे।